हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 5 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहां पर देख सकते हो आज की द हिंदू न्यूज़पेपर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रधानमंत्री जी भूटान के किंग को मिल रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आईआर के पर्सपेक्टिव से। उसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये तो थोड़ी मेंस पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना। अदरवाइज बाकी जो प्रीलिम स्पेसिफिक न्यूज़ है उनको आज के लेक्चर में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसकी तरफ चलें इससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप में से जो भी स्टूडेंट्स 2024-25 के फाउंडेशन कोर्स के लिए एनरोल होना चाहते हैं तो हमारी टीम की तरफ से लॉन्च किया गया है सीटीआर मॉडल पे बेस्ड फाउंडेशन कोर्स। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर हमारा कोर्स है ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो भी यूपीएससी की चेंज रिक्वायरमेंट्स है ना, उसके हिसाब से आपको अच्छे से अलाइन करता है। जहाँ पर आपको क्लास, टेस्टिंग, रिवीजन और साथ ही साथ इवैल्यूएशन जैसे कंपोनेंट्स के थ्रू बहुत ही कुछ इनोवेटिव फीचर्स हैं जो आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के अंदर। तो ये जो पर्टिकुलर बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल से सुबह 8 बजे। तो मेक श्योर कि आप इसमें एनरोल कर लीजिए। कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से मंडे टू सैटरडे का आपका प्लानर रहेगा प्रॉपर। उसी तरह से आपका कुछ इनोवेटिव फीचर्स हैं, डाउट सॉल्व मित्र हो गया, आपकी क्लासेस होगी, आपके मेमोरी क्रिएटर स्मार्ट रिवीजन सीरीज होगी। ये सारे आपको अच्छे से डिस्कस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली संडे का भी आपका कुछ बहुत सारे आपको इनोवेटिव फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने डिस्कशन की तरफ। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था आईपीईएफ के बारे में, राइट। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। देखो जब मैं बात करता हूँ आईपीएफ, पहले तो आप समझ गए होंगे कि बात तो सर देखो इंडो पैसिफिक की हो रही है। बिल्कुल ये एरिया हमें अच्छे से पता है। अब यहाँ पर जब आईपीएफ है ना, ये दरअसल में यूएस लेड एक तरह का इनिशिएटिव है। कैसे? यहाँ पर एक्चुअल में टोटल 14 कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं जो एक तरह से अपने इस रीजन जो है ना, यहाँ पर जो कुछ इश्यूज हैं उनको कैसे टैकल करना है, आपस में कैसे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना है, उसके रिगार्डिंग है। आई बात समझ में? ध्यान रखना ये कोई एफटीए नहीं है, दिस इज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि ये शायद एफटीए है। नहीं, ये एफटीए नहीं है कोई। ये बस एक तरह का यूएस लेड फ्रेमवर्क है जहां पर जो 14 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है आपस में रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के ऊपर, कैसे अपने ट्रेडिंग को और इम्प्रूव किया जा सकता है, जो रिलीजन के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हैं उसको कैसे टैकल करना है, वो सारी बातें, ठीक है। हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन होता है ना, जैसे सप्लाई चेन की रिजिलियंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी बातें ये यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। दरअसल में आईपीएफ के अंदर ना आपको मेजरली 4 मेन पिलर्स देखने को मिल जाते हैं। एक तो देखो हो गया ट्रेड के रिगार्डिंग, ठीक है। एक आपका सप्लाई चेन्स जो होती हैं उसके रिगार्डिंग, एक आपका टैक्सेशन के रिगार्डिंग है कि एंटी करप्शन हो गया, और एक आपका आ जाता है क्लीन एनर्जी से संबंधित। देखो जो इंडिया है ना, इंडिया भी आईपीएफ का मेंबर है, पर दरअसल में इन चारों पिलर्स में से ना ट्रेड को छोड़ के बाकी तीनों पे इंडिया काफी हद तक अग्री करता है। आई बात समझ में? तो इसके अंदर इंडिया थोड़ा एग्री नहीं करता ट्रेड वाले इनिशिएटिव्स पर, बाकी जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन, टैक्सेस और क्लीन एनर्जी, इसके साथ काफी इंडिया अग्री करता है। अब इंडिया के लिए सर इंपॉर्टेंट भी है डेफिनेटली। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नई नई काफ़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए नई खुलती हैं। ऊपर से आप देखो एरिया कौन सा है ये, इंडो पैसिफिक वाला ना, तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो सर यहाँ पे कंट्रीज़ कौन सी हैं एक्चुअल में, जो 14 कंट्रीज़? देखो एक तो आपको पता ही है यूएसए, फिर इंडिया मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा जो और इस एरिया की कंट्रीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ब्रुनाई हो गया, फिजी हो गया, इंडोनेशिया, जापान तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया आपका, उसके अलावा मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड और वियतनाम। तो आप देख सकते हो इंडो पैसिफिक की ज़्यादातर कंट्रीज यहाँ पे कवर्ड हैं, ठीक है ना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, ठीक है, मलेशिया, उसी तरह से न्यूजीलैंड हो गया आपका, एंड फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये कंट्रीज इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। तो आई होप आप आईपीएफ के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब सर कल के लिए क्या होमवर्क है? कल के लिए आपका होमवर्क है कामचत्का पेनिनसुला। ये थोड़ा न्यूज़ में रहा है पिछले साल के अंदर, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो मेक श्योर कि आपको इसका भी अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या इसकी लोकेशन है एंड बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स, ठीक है। तो ये एक होमवर्क हो गया। और उसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर रिवर तीस्ता के रिगार्डिंग में आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। ये भी थोड़ा न्यूज़ में रहा है और पॉसिबिलिटी बनती है इस तरह क्वेश्चन रिपीट हो जाने की। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कोप इंडिया एक्सरसाइज। तो पहली बात तो ये समझो कि इंडिया और यूएस की जो एयर एक्सरसाइज है ये कोप इंडिया एक्सरसाइज। दरअसल में जब एक्सरसाइज की बात होती है ना, तो मेजर 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ उसके स्पेशल फीचर्स हों, वो कौन सी कंट्रीज के बीच में हो रहा है। यही अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो काफी हद तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या है?
यूएस एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज है, बायलैटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज। यहाँ पर जापान भी आपको एज एन ऑब्जर्वर देखने को मिल जाएगा। सर कहाँ हो रही है? ये हो रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, कहाँ? कलाईकुंडा एयरबेस में। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, ताकि आसानी से एयर मैन्योवर हो पाए। कहने का मीनिंग क्या? देखो, मैन्योवर की जब हम बात करते हैं ना, तो मीनिंग होता है कि कुछ आपने अचानक से कुछ काफी केयर और काफी स्किल के साथ कोई चीज करनी हो। ठीक है, तो उसको इंप्रूव करने के ऊपर यहाँ पे फोकस है। ये स्टार्ट हुई थी 2004 के अंदर एज अ फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, एंड अकॉर्डिंगली अवॉल्व होती गई नई नई चीजें यहाँ पे और आती गई कि एक्सचेंजेस होते गए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वो आके यहाँ पे अपने एक्सचेंज करते हैं, मोबिलिटी ट्रेनिंग हो गया, ये सारी नई नई चीजें अकॉर्डिंगली होती गई। पिछली बार ये जो एक्सरसाइज हुई थी 2019 में हुई थी। आई होप आप कोप इंडिया एक्सरसाइज के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज डायल अप इंटरनेट एक्सेस। देखो ये थोड़ा सा समझना शायद आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने ना शायद ये डायल अप कनेक्शन देखे नहीं है। आप लोगों को देखो आज के टाइम पे तो इंटरनेट एक्सेस करना बहुत ही ईजी है, पर अगर मैं बात करूँ ना आज से लाइक आई थिंक 12-13 साल पहले या 15 साल पहले की, तो इंटरनेट को एक्सेस करना बड़ा ही मुश्किल होता था। एक्चुअल में होता क्या था, आपके आप लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा ना, आपके लैंडलाइन कनेक्शन हुआ करते थे पहले। अभी भी हैं मतलब, बट बहुत ही कम हो गए अब तो, क्योंकि मोबाइल इतने ज़्यादा यूज़ हो गए हैं। तो पहले क्या होता था ना, लैंडलाइन कनेक्शन के माध्यम से आपको इंटरनेट मिलता था। आपको एक अपने जैसे मान लो पीसी है, आपका जो कंप्यूटर है, उसमें एक नंबर पे डायल अप करना पड़ता था, एक कॉल करनी पड़ती थी, तब जाके अकॉर्डिंगली आपका कहीं न कहीं इंटरनेट चलता था। तो काफ़ी मुश्किल होता था, काफ़ी स्लो भी होता था ये इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं डायल अप इंटरनेट एक्सेस। दरअसल में अगर मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, तो अभी एक्चुअल में बात क्या है, जो टीआरएआई है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने बोला है कि जो आखिरी डायल अप इंटरनेट कनेक्शन है वो स्विच ऑफ कर दिया गया मार्च 2021 में, क्योंकि इंडिया अकॉर्डिंगली अलग-अलग चीज़ों में अब मूव कर चुका है। यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़ है, मॉडेम। देखो जब हम बात करते हैं मॉडेम की, मॉडेम क्या होता है? मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। आप लोगों ने सुना होगा ना मॉडेम के बारे में तो? बिल्कुल। देखो मॉडेम क्या करता है, 2 चीज़ें हो गई, एक हो गया मॉड्यूलेट करना, एक होता है डीमॉड्यूलेट करना। कहने का मीनिंग क्या? पहले क्या करता है ये? आपके एनालॉग को कन्वर्ट करता है जब डिजिटल में, इसको बोलते हैं मॉडेम। ठीक है, मतलब मॉड्यूलेट करना। ठीक है, उसी तरह से डीमॉड्यूलेटर इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मॉडेम का मीनिंग क्या हो गया? मॉडेम हेल्प करता है हमें एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने को, एंड डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने को। ये होता है मॉडेम का मतलब। आई बात समझ में? तो जब हम बात करते हैं डायल अप कनेक्शन की, उसमें क्या होता है ना कि जैसे आपका मान लो लैंडलाइन कनेक्शन है, वहां से एक तार जाती है और वो तार के थ्रू आप कहीं ना कहीं अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। ये मीनिंग होता है डायल अप इंटरनेट एक्सेस का। ये पुराने टाइम्स में हुआ करता था, आज से 15 साल 10 साल पहले। अब यहाँ पर तो हम इसको खत्म ही एक तरह से कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह का ना आपका जो पीएसटीएन होता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, वहां से कनेक्शन दिया जाता है किसके लिए? ऊपर आईएसपी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपके जो भी बीएसएनएल, एयरटेल, रिलायंस, या जिसका भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो। तो वहां पर क्या होता था, एक टेलीफोन नंबर डायल किया जाता है। ठीक है ना, तो जो आपकी टेलीफोन लाइन, जो लैंडलाइन का तारे होती थी, वहां से आप उसके थ्रू मतलब आप डायल करते थे टेलीफोन नंबर, फिर आपको एक एक्सेस मिलता था। और यहाँ पे मॉडेम का जो यूज होता था वो मैंने आपको समझा ही दिया क्यों यूज करते थे। अब देखो इसकी स्पीड बड़ी ही कम थी। कितनी थी? मैक्सिमम स्पीड थी 56 किलोबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस देख लो। एडवांटेजेस क्या थे कि काफी सस्ता था, क्योंकि एक्चुअल में जो आपने लैंडलाइन कनेक्शन लगाया ना, बस उसके ऊपर थोड़ा बहुत पैसे पे करने पड़ते थे, एंड आप इंटरनेट यूज कर सकते थे। थोड़ा मुश्किल जरूर है, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है ना, मतलब सेटअप करना ईजी है, पर एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं यूज करना, उसकी क्वालिटी को चेक करना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता। और किसी को भी अवेलेबल एनीवेयर कोई भी एक्सेस कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? यहाँ पे काफी स्लो है। ठीक है, काफी कम रिलायबल है एज कम्पेयर टू ब्रॉडबैंड कनेक्शन, काफी स्लो स्पीड है, एंड आप क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये था डायल अप इंटरनेट एक्सेस के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माउंट किलिमांजारो। देखो दरअसल में पहले आपको मैं न्यूज बताता हूँ कि न्यूज क्या है। देखो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इनका नाम है अंजलि शर्मा। दरअसल में ये है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। और इन्होंने क्या किया है, पहली बात तो ये समझो, इनकी ड्रेस का नाम है लुआंछारी। ठीक है, तो ये वहाँ की ड्रेस है। ठीक है, गद्दी जो हिमाचल प्रदेश की ट्रेडिशनल ड्रेस है, गद्दी ड्रेस भी इसको नाम बोला जाता है। तो ये ड्रेस पहन के इन्होंने क्या किया, ये कहाँ चली? माउंट किलिमांजारो। ये पढ़ पा रहे हो ना यहाँ पे? तो माउंट किलिमांजारो पे ये इन्होंने वहां तक ये पहुंच गई, मतलब इनको कॉन्कर, इन्होंने कॉन्कर कर लिया इस इतनी बड़ी माउंटेन को। सर ये माउंटेन है कहाँ पे? देखो ये माउंटेन हमें देखने को मिलती है अफ्रीका के अंदर। आई बात समझ में? तो ये न्यूज़ थी, इसलिए हमारे लिए माउंट किलिमांजारो पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता। तो हमारे जो आईबी मिनिस्टर है ना, अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने इनको कंग्रेचुलेट किया है। तो थोड़ा सा अगर माउंट किलिमांजारो की आप लोकेशन देखो, तो आप देख सकते हो, आपको ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। और ये अफ्रीका की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है।
और वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। तो ये कुछ फैक्ट्स है, आप ध्यान में रखना। माउंटेन एक ये स्नो कैप्ड वॉल्केनो है, ठीक है। वॉल्केनो के बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं। और ये क्या है, इसको एक स्ट्रेटो वॉल्केनो भी बोला जाता है। देखो स्ट्रेटो वॉल्केनो आप जानते होंगे, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज की, तो उसमें एक आता है हमारे पास कॉम्पोजिट वॉल्केनो। इसी का नाम क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो वॉल्केनो। जब हम बात करते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो की, तो यहाँ पर इनकी जो साइड्स होती है ना, साइड्स ये देख रहे हो साइड, ये साइड थोड़ी स्टीप होती हैं, ठीक है ना। और ये कोन की शेप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर ना जो लावा होता है वो थोड़ा स्टिकी होता है और आसानी से मूव नहीं करता वो, ठीक है। कई जगह कईयों में तो लावा काफी तेज से मूव करता है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं होता क्योंकि विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होती है। आई बात समझ में? तो ये कुछ चीजें थी जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए थी विद रिगार्ड्स टू कंपोजिट वॉल्केनो। उसके अलावा आप जानते हो सिंडर कोन वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनो, लावा डोम, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर माउंट किलिमांजारो में 3 वॉल्केनिक पीक्स देखने को मिल जाएगी। किबो हो गया सेंटर में, मवेंजी हो गया ईस्ट में, और शिरा वेस्ट के अंदर। यहाँ पर जो किबो है ना, जो सेंटर में है, वो टॉलेस्ट है इन सभी के अंदर। अब ध्यान में रखिएगा, जो किबो है ना वो एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, और बाकी जो 2 हैं वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। सर इसका क्या मतलब? देखो एक्टिविटी के हिसाब से ना वॉल्केनो की 3 कैटेगरीज हैं। एक होते हैं एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो मतलब वो इरप्ट करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, उनको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है सर। यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल आप बैरन आइलैंड की बात कर लो, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार के अंदर। वो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। उसी तरह से एक होता है हमारे पास डॉर्मेंट वॉल्केनो, या फिर इसको हम स्लीपिंग वॉल्केनो भी बोलते हैं। कहने का मीनिंग क्या, ये अभी इरप्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। ये मतलब इनका कोई टाइम नहीं है इरप्ट कब करेंगे, ठीक है, बट इरप्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? एक्टिव वॉल्केनो तो वो है ना जो इरप्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूसली इरप्ट कर रहे हैं। डॉर्मेंट या स्लीपिंग मतलब सो रखे हैं, हमें नहीं पता कब जाके इरप्ट कर जाएंगे। और तीसरे होते हैं हमारे पास एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट मतलब कि ये बहुत हजारों साल पहले ये इरप्ट करे थे, और पर अब नहीं इरप्ट करेंगे ये, ठीक है ना। अब इनके यहाँ पे लावा की सप्लाई यहाँ पे खत्म हो गई इनके मैग्मा चैम्बर के अंदर, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। आई होप आपको एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट तीनों के बीच का फर्क पता लग गया होगा। तो जो कीबो है ना वो डॉर्मेंट है, बाकी 2 यहाँ पे एक्सटिंक्ट है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तंजानिया के अंदर। अभी लोकेशन देखी ना हमने, यहाँ पे देखो, ठीक है ना। तो ये लोकेशन हम समझ चुके हैं इसकी। यहाँ पर पांगनी रिवर जो है, जिसको रूवू रिवर भी बोला जाता है, वो नॉर्थ इसी से हमें देखने को मिलती है, यहाँ से राइज होती हुई देखने को मिल जाती है। और इसको हमने इंक्लूड कर रखा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी, ठीक है। इनकी जो ड्रेस थी अंजलि शर्मा जी की, वो भी हमने देख ली है, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो उसको भी हमने अच्छे से समझ लिया है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज बांदीपुर टाइगर रिजर्व। देखो जब हम बात करते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व की, दरअसल में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1973 के अंदर अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। अब सर 73 में 50 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, 2023। तो कहने का मीनिंग क्या, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ना जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व था उसने 50 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो थोड़ा हमें इस पर्टिकुलर रिजर्व के बारे में जान लेना चाहिए। कहाँ पर है सर ये है चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। थोड़ा मैं आपको इसमें इमेजेस में लेके चलता हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ पे चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये लोकेटेड है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ऊटी आपने सुना होगा ना, ऊटी के काफी नजदीक में है। इनफैक्ट मैं काफी अराउंड 3-4 साल पहले यहाँ पे जाके भी आया था, तो काफी अच्छी जगह है। बांदीपुर हो गया, ऊटी हो गया, आप पास में मैसूर भी जा सकते हो, और बेंगलोर तो है ही है डेफिनेटली। तो ये कुछ एरिया काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए हो जाता है। ये 1985 में ना यहाँ पर इसका आसपास का एरिया जैसे वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क को इंक्लूड कर लिया गया था। तो उसके बाद ये काफी बड़ा बन गया और उसका फिर नाम रख दिया बांदीपुर, जो बांदीपुर नेशनल पार्क, राइट। तो देखो ये पार्ट है किसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। हम देखते हैं ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमें देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी उसी का पार्ट है। इसी के अंदर आप जानते हो जैसे नागरहोल टाइगर रिजर्व हो गया, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व हो गया, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी लोकेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है यहाँ पर जो हमें देखने को मिल जाते हैं। यही सारी चीजें हमने देखी। एक कार्बनी रेजर्वायर है, ये बात ध्यान में समझना। ये सेपरेट करता है किसको, नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व को। ये रहा नागरहोल, ठीक है जी, और ये रहा आपका बांदीपुर। तो बीच में इसको सेपरेट कौन कर रहा है, इसको सेपरेट कर रहा है आपका काबनी रेजरवायर, ठीक है। तो यहाँ पे काबनी रिवर आपको नॉर्थ में देखने को मिल जाएगी, और मोयार रिवर देखने को मिल जाएगी साउथ के अंदर। और जो नुगु रिवर है वो पार्क के थ्रू पास करती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें समझने थे। हाईएस्ट पॉइंट क्या है सर पार्क का, हिमवाद गोपाल स्वामी बेटा, जहां पर एक आपको हिंदू टेम्पल भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फौना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, ठीक है। उसी तरह स्लॉथ बियर हो गया, गॉर्स हो गया,
ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट ना ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व के थ्रू एक सड़क भी जाती है, ठीक है, आई थिंक एनएच नेशनल हाईवे है कोई, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, तो वो भी उसके थ्रू जाती है। तो आपको कुछ पर्टिकुलर जो फौना है ना आपको रास्ते में भी कई बार दिख जाते हैं। जैसे जब मैं गया था तो मुझे कुछ एलिफेंट्स वगैरह रास्ते में डेफिनेटली दिख गए थे उस टाइम पे। टाइगर्स वगैरह तो नहीं दिखे थे, बट एलिफेंट डेफिनेटली दिखे थे। तो फ्लोरा किस अगर हम बात करें तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ बायोम्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, श्रबलैंड जैसे। इसमें अगर और थोड़ा देखें तो टीक, रोजवुड, सैंडलवुड, इसी तरह से बहुत सारे और भी हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया बांदीपुर टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोसाइडन टॉर्पेडो। देखो, दरअसल में ना ये पहली बात तो समझो ये रशिया के साथ लिंक्ड है, ठीक है, और एक्चुअल में ये बहुत ही एडवांस वेपन है। कहने का मीनिंग क्या, हमने देखो कुछ दिन पहले हमने सबमरीन के बारे में समझा था, जब मैंने आपको न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह के बारे में सारा कुछ समझाया था। तो यहाँ पर रशिया ने क्या किया है, एक तरह का स्पेशल पर्पज सबमरीन डिवीजन क्रिएट करने की बात करी है, जो कि एक तरह से इसका पार्ट होगी, जो पैसिफिक फ्लीट का पार्ट होगी, और जो कैरी कर पाएगी किसको, पोसाइडन न्यूक्लियर कैपिटल टॉर्पेडोस को बाय द एंड ऑफ 2024। ये इनका फोकस है। देखो, जब हम बात करते हैं ना कि अंडर वाटर कैपेबिलिटीज, तो वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि पानी के अंदर आपकी कैसी कैपेबिलिटीज हैं, और न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूक्लियर सबमरीन से ना ये हम एक तरह का टॉर्पेडो छोड़ सकते हैं जिसका नाम है पोसाइडन। अब ये क्या होगा, ये स्पेशली जो हम बात करते हैं कोस्टल टारगेट्स को बहुत अच्छे से टारगेट कर पाएगा। कहने का मीनिंग क्या कि जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं, अगर पैसिफिक ओशन की बात करें, तो पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिलेगा ना कि एक साइड आपका रशिया देखने को मिल जाएगा और एक साइड यूएसए देखने को मिल जाएगा। अगर कल को मान लो रशिया चाहता है यूएसए के ऊपर अटैक करना, तो एक पॉसिबल तरीका उसके पास पोसाइडन टॉर्पेडो के थ्रू भी है। सर वो कैसे, वो इस तरह से है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन के मान लो इस साइड यूएसए है, तो यहाँ पर ना ये टॉर्पेडो के थ्रू यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, और बहुत सारी इनकी जो कोस्टल एरियाज हैं, इनफैक्ट कुछ आगे की सिटीज भी, वो मेजर इंपैक्ट हो जाएंगी यहाँ पे। समझ आया पॉइंट यहाँ पे। तो बहुत सारे यहाँ पे ना रेडियो एक्टिव, ठीक है, ओशन स्वेल्स हो जाएंगे, तो जो कोस्टल सिटीज होंगी वो बिल्कुल रहने लायक बचेंगी ही नहीं। तो बहुत ही एक मेजर थ्रेट यहाँ पे इसको माना गया है, इस वेपन को, और ऐसा मानते हैं कि ये वेपन किसी भी तरह से काउंटर नहीं किया जाता सकता आज के टाइम के ऊपर, ठीक है। तो डेफिनेटली एक मेजर चैलेंज बन जाता है यहाँ पे यूएसए और भी बाकी कंट्रीज के लिए। बहुत ही कम नॉइस होती है इसकी, हाईली मैन्यूवेबल है, मतलब आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, कुछ स्किल्स वगैरह इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, और प्रैक्टिकली इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसको आप रोक ही नहीं सकते, और ये कोस्टल सिटीज के ऊपर बहुत मेजर मेजर इंपैक्ट ला सकता है। इसकी सर स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड नियरली 80 माइल्स पर आवर है। इसको एक छोड़ा जाता है किसके थ्रू, सबमरीन के थ्रू, ठीक है। ये अबाउट 60 फीट लॉन्ग और 6.5 फीट वाइड है, और लार्जेस्ट टॉर्पेडो है आज तक जिसको डिप्लॉय किया गया है। पर बहुत सारे ना एनवायरमेंटलिस्ट भी इसको ऊपर कंसर्न जाहिर करते हैं कि पता नहीं कल को हमारे जो ओशंस होंगे वो नेगेटिवली इंपैक्ट ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि इससे इतना सारा जब हम इस तरह के टारगेट्स को यूज कर रहे हैं, और इसको ना एक तरह से न्यूक्लियर सुनामी के तरह भी देखा जाता है। देखो, कोस्टल एरिया में सुनामी आती है ना, तो ये एक तरह की क्या लेके आएगा, न्यूक्लियर सुनामी लेके आएगा। इस वजह से आपकी जो सिटीज होंगी ना, जो कोस्टल सिटीज है स्पेशली, वो बहुत तबाह हो सकती हैं। तो आई होप ये पर्टिकुलर पोसाइडन टॉर्पेडो के रिगार्डिंग आप चीज समझ गए होंगे। अब कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका एक बार मैं क्विकली आंसर बता देता हूँ। वैसे तो इजी क्वेश्चन था क्योंकि क्लास में डिस्कस कर लिया था हमने। सीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को कब सेटअप किया गया था, क्या लाल बहादुर शास्त्री जी थे? द आंसर इज नो। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी जी। अब याद करो ना, 1985 में मैंने आपको क्या बताया, हमने पास क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। किसके कौन सा आर्टिकल, 323A, ठीक है, ये पढ़ा था हमने, 323A क्या है, बी क्या है, ये सारी चीजें हमने समझी थी। तो पहला स्टेटमेंट तो सर गलत हो गया। दूसरा कह रहा है मेंबर्स जो कैट के होते हैं वो जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम दोनों से आते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। इसी तरह से ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो 5 क्वेश्चन दिए थे उनका एक बार मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ। पहला है NMNF, दैट इज नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। क्या ये नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करेगा फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 2023 से 2026? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ट्रू है। हमने कुछ इसके कैसे होता है वो भी समझा था। सीएटी क्या 323B के अंतर्गत है? अभी तो डिस्कस किया नहीं, 323A के अंतर्गत है, बताया था ना। 323A डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के साथ, और जो 323B है वो डील करता है अदर मैटर्स के साथ। फर्क क्या है, कैसे बनते हैं, वो भी हमने कल समझ लिया था अच्छे से। थर्ड स्टेटमेंट, सुपर क्वेस्टर, क्या ये कैपेबल हैं ताकि ये स्टोर कर पाए लार्ज, रिलीज कर पाए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी? ये बात बिल्कुल ट्रू है। यस्टरडे भी डिस्कस ना कि जो सुपर कैपेसिटर हैं वो जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं और रिचार्जेबल बैटरीज हैं,
इनके बीच में एक तरह का ब्रिज की तरह काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये कैपेबल हैं आपको स्टोर करने को और रिलीज करने को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। चौथा स्टेटमेंट, आईसीसीआर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है? ये बात बिल्कुल फॉल्स है। ये आती है किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। ठीक है, देखा था ना 1950 के अंदर इसको बनाया गया था बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। पांचवा, सीएटी, जो अगर सीएटी की कोई अपील होती है तो वो चैलेंज होती है हाई कोर्ट के आगे। ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो ये पांचवा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस का आंसर और साथ में ही मैंने आपको जो कामचाटका पेनिनसुला है उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा है, एंड साथ में ही जो हमने तीस्ता रिवर के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। फिर कल हम इन सभी का आंसर देख लेंगे एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना लेंगे। इसी तरह से अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।